सोचिए एक 14 साल का लड़का है जो सड़कों पर भटक रहा है, सैन फ्रांसिस्को के एम्बार्काडेरो में स्केटबोर्डिंग कर रहा है और पंक रॉक कल्चर का हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई से तो मतलब कोसों दूर है। हाँ, और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके पास अपना कोई प्रॉपर घर भी नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी गाड़ी में सोता था और उसके साथ एक नेवला मतलब एक फेरेट होता था जिसका नाम आइरिस था। उसका आने वाला कल तो छोड़िए, मतलब उसको अगले घंटे का भी कोई ठिकाना नहीं था। सही बात है, बिल्कुल एक भटका हुआ किशोर। और अगर मैं कहूँ कि यही भटका हुआ लड़का आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट है, तो शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा ना? बहुत मुश्किल है। कोई भी सोचेगा कि ये कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली आखिर एक बिखरे हुए दिमाग ने खुद को इतनी बहादुरी से रीवायर कैसे किया? आज की इस चर्चा में हमारा मकसद कोई आम सेल्फ हेल्प समरी देना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम उससे पीछे की साइंस समझेंगे। राइट क्योंकि हमारे पास द डायरी ऑफ अ सीईओ का एक बेहद खास सोर्स मटेरियल है जहां मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन ने अपनी आत्मकथा साझा की है। और ये कहानी उनके किसी भी साइंटिफिक प्रोटोकॉल से ज्यादा चौंकाने वाली है। इस कहानी की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि ये सिर्फ एक इंसान की सफलता का किस्सा नहीं है। ये इस बात का जीता जागता बायोलॉजिकल सबूत है कि इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन किस हद तक बदल सकता है। सच में, क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि सफल लोगों का रास्ता बिल्कुल सीधा और स्पष्ट होता है ना? जैसे एक्सरे में कोई हड्डी साफ नजर आती है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि वो पैदा ही जीनियस हुए थे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बिखरे हुए कांच के टुकड़ों से दुनिया का एक बेहतरीन टेलीस्कोप कैसे बनाया गया। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की कमाल की पावर का उदाहरण है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये बदलाव कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि पूरे विज्ञान और बायोलॉजी पर बेस्ड है। एग्जैक्टली। तो इस बायोलॉजी को समझने के लिए उस शुरुआती दौर में जाना जरूरी लगता है मुझे। सोर्स मटेरियल बताता है कि उनका बचपन बहुत ही टकराव भरा था। माता पिता का डिवोर्स हुआ और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्हें एक रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में भेज दिया गया, जो कि एक तरह से हाँ, जो आधी हॉस्पिटल थी और आधी जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर। जब वो वहां से बाहर आए तो उनका दिमाग किसी अनुशासन में नहीं बंधा था, बल्कि एक फेरल यानी जंगली दौर शुरू हुआ जहां वो सड़कों पर अपना रास्ता खुद ढूंढ रहे थे। अगर हम दिमाग के विकास के हिसाब से इस दौर को देखें तो एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था वो उम्र होती है जब ब्रेन अपने आसपास के माहौल से सबसे तेजी से वायरिंग कर रहा होता है। मतलब एक स्पंज की तरह। बिल्कुल एक स्पंज की तरह दिमाग के न्यूरल सर्किट्स हर अनुभव को सोख लेते हैं। उस वक्त उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रही थी, बल्कि एक स्ट्रीट एजुकेशन मिल रही थी। अच्छा। उनका दिमाग सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के तरीके सीख रहा था, सड़कों के नियम समझ रहा था। वो एसेंशियली सड़क के हिसाब से रीवायर हो रहा था। वाव। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है 4 जुलाई 1994। एक झगड़े के बाद लगभग 18-19 साल की उम्र में उनका ज़मीर जागता है। उन्होंने एक छोटी सी जगह पर जमीन पर सोते हुए अपने उस आइरिस नेवले के पास बैठकर खुद को और अपने माता पिता को एक लेटर लिखा। वही सबसे बड़ा शिफ्ट था उनकी लाइफ का। हाँ, उस दिन उन्होंने तय किया कि अब उन्हें इस जिंदगी का कंट्रोल खुद लेना होगा। वो पढ़ाई के, उनकी गर्लफ्रेंड के शब्दों में, एक मॉन्स्टर ऑफ लर्निंग बन गए। सुबह जल्दी उठना, शर्ट टक इन करके क्लास जाना, वहां जहां सब फ्लिप फ्लॉप्स पहनते थे। सही बात है। ये पूरा बदलाव मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने पुराने कंप्यूटर का सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं किया, बल्कि पूरा का पूरा हार्डवेयर खुद नए सिरे से बना लिया हो। ये जो हार्डवेयर बदलने वाली बात आपने की, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी के नजरिए से बिल्कुल सच है। जब हम नई आदतें डालते हैं तो दिमाग में नई फिजिकल कनेक्शंस बनते हैं, नए न्यूरॉन्स जुड़ते हैं। सच में फिजिकल बदलाव होते हैं? बिल्कुल, लेकिन इस बदलाव को समझने के लिए इसके पीछे का मैकेनिज्म देखना होगा। देखिए, 25 साल की उम्र तक दिमाग आसानी से बदलता है, जिसे हम पैसिव न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब बचपन में सीखना आसान होता है। हाँ, लेकिन अडल्ट होने के बाद 25 साल के बाद अगर इस हार्डवेयर को बदलना है तो एक खास न्यूरोकेमिकल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इसमें 2 केमिकल सबसे आगे हैं, एड्रेनलिन और डोपामीन। तो मैं ये सोच रही थी कि ये दोनों केमिकल्स असल में दिमाग के अंदर काम कैसे करते हैं? सिर्फ इनके रिलीज होने से आदत कैसे बदल जाती है? इसका तरीका बहुत ही दिलचस्प है। एड्रेनलिन का काम है दिमाग को तुरंत अलर्ट करना। ये उन न्यूरॉन्स को मार्क कर देता है, यानी उन पर एक थप्पा लगा देता है जिन्हें बदलने की जरूरत है। एक तरह से हाइलाइटर का काम करता है। एग्जैक्टली। ये दिमाग को बताता है कि यहाँ कुछ जरूरी हो रहा है, इस पर ध्यान दो। और फिर आता है डोपामीन।
जब हम उस नए काम को थोड़ा सा भी ठीक से करते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। अच्छा, तो रिवॉर्ड मिलता है। हाँ, और ये डोपामीन उस नए न्यूरल पाथवे को सील कर देता है, यानी उसे पक्का कर देता है। एड्रेनालिन ने रास्ता दिखाया और डोपामीन ने उस रास्ते पर सीमेंट डालकर उसे मजबूत बना दिया। वाओ, कितना क्लियर प्रोसेस है। लेकिन इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आते ही मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत आम कहावत है ना कि यू कांट टीच एन ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स, यानी एक उम्र के बाद दिमाग नए करतब नहीं सीख सकता। तो क्या ये पूरी तरह से एक मिथ है? ये पूरी तरह से एक गलतफहमी है। सोर्स मटेरियल में सॉल्क इंस्टीट्यूट की एक बेहद हैरानी की स्टडी का जिक्र किया गया है जो इस मिथ को हमेशा के लिए तोड़ देती है। अच्छा, उस स्टडी में क्या था? उसमें रिसर्चर्स ने 80 से 90 साल के बुजुर्गों के दिमाग का अध्ययन किया जिन्हें टर्मिनल कैंसर था। उन्होंने इन बुजुर्गों की सहमति से उनके दिमाग में एक ऐसी डाई डाली, मतलब एक ऐसा केमिकल डाला जो सिर्फ नए बनने वाले सेल्स को मार्क करता है। ओके, तो वो नए सेल्स को ट्रैक कर रहे थे? हाँ, जब मौत के बाद उनके दिमाग का विश्लेषण किया गया तो हिपोकैम्पस में, जो सीखने और मेमोरी का सेंटर है, वहां नए न्यूरॉन्स बनते हुए पाए गए। बाप रे, 90 साल की उम्र में भी? बिल्कुल, यानी मौत से कुछ वक्त पहले तक टर्मिनल इलनेस होने के बावजूद दिमाग नए सेल्स बना रहा था। सीखने की क्षमता आखिरी सांस तक जिंदा रहती है। अगर विज्ञान इतने सटीक सबूत दे रहा है कि दिमाग किसी भी उम्र में बदल सकता है, तो लोग आसानी से बदल क्यों नहीं पाते? हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं, मैं तो नेचुरली ही बिखरा हुआ इंसान हूं, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। ऐसा क्यों होता है कि हम एक आदत को अपनी पहचान मान लेते हैं? इसका सीधा सा कारण यह है कि इंसानी दिमाग लिस्ट्स या फैक्ट्स में नहीं, बल्कि कहानियों में सोचता है, नैरेटिव्स में सोचता है। जब कोई बार बार कहता है कि मैं मेसी हूं, तो वो सिर्फ एक आदत नहीं बयां कर रहा होता, वो उसकी पहचान बन जाती है। सही कहा, वो एक कहानी है जो उसके दिमाग ने खुद को सुनाई है और उसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बना लिया है। दिमाग इन पुरानी कहानियों को बचाना चाहता है क्योंकि उनमें एनर्जी कम लगती है। बिल्कुल। नया सीखने में एनर्जी लगती है ना। हाँ, दिमाग आलसी होता है थोड़ा। बिल्कुल। इस साइकिल को तोड़ने के लिए उस कहानी पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। सोर्स में बायरन केटी के काम का बड़ा अच्छा जिक्र है, जहां सिखाया जाता है कि अपने ही विचारों पर सवाल उठाओ। जैसे खुद से पूछना कि क्या ये सच है? एग्जैक्टली। क्या ये सच है कि मैं नेचुरली बिखरा हुआ हूं, या ये सिर्फ एक आदत है जिसे मैंने अभी तक बदला नहीं है? जब आप उस पुरानी कहानी में खलल डालते हैं, तभी वो एड्रेनालिन और डोपामीन का नया न्यूरोकेमिकल एनवायरनमेंट बनने का रास्ता खुलता है। लेकिन कहानियां तोड़ने के लिए एक फोर्स चाहिए होती है ना। सोर्स में ये साफ बताया गया है कि ह्यूबरमैन ने शुरुआत में खुद को भटकाव से निकालने के लिए डर का, यानी फियर ऑफ फेलियर का बहुत लंबा इस्तेमाल किया। उन्हें डर था कि अगर वो नहीं पढ़े तो वो वापस सड़कों पर आ जाएंगे। हाँ, उन्होंने डर को फ्यूल बनाया। तो मैं बस ये सोच रही थी कि क्या फियर से ड्राइव होना एक लंबा और हेल्दी तरीका है? क्या हमें आदत बदलने के लिए हमेशा डर का इस्तेमाल करना चाहिए? ये एक बहुत ही डबल एज सॉर्ड है, मतलब एक दोधारी तलवार। डर एक बेहद ताकतवर कैटलिस्ट जरूर है। ये दिमाग को तुरंत अलर्ट करता है, एड्रेनालिन का एक मैसिव फ्लड लाता है और आदत तोड़ने की शुरुआती दीवार को एक ही झटके में गिरा सकता है। इंस्टेंट मोटिवेशन मिल जाता है इससे। सालों तक पढ़ाई या काम करने के लिए नहीं। राइट। तो लंबा बदलाव कैसे आएगा फिर? असली और लंबा बदलाव तब आता है जब उस डर की जगह लव ऑफ क्राफ्ट, यानी अपने काम से गहरा प्यार ले लेता है। शुरुआत में डर काम आएगा, पुश देगा, लेकिन एक वक्त के बाद उत्सुकता और लगन ही उस नए न्यूरल पाथवे को लंबा जीवन दे सकती है। और जब लगन और ईंधन की बात आती है तो डोपामीन को समझना सबसे जरूरी हो जाता है ना? हमने तो हमेशा यही सुना है कि डोपामीन खुशी और प्लेजर का केमिकल है। जैसे चॉकलेट खाई तो डोपामीन मिला। अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन इस सोर्स को पढ़कर मेरे दिमाग में एक नई पिक्चर बनती है कि ये सिर्फ प्लेजर का नहीं, बल्कि मोटिवेशन और सीकिंग का केमिकल है। किसी चीज को हासिल करने की भूख डोपामीन से आती है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। डोपामीन दिमाग का वो मॉलिक्यूल है जो हमें अपनी जगह से उठाकर किसी लक्ष्य की तरफ भेजता है। इसे बेहतर समझने के लिए सोर्स में डॉक्टर काइल जिलेट का वेव पूल एनालॉजी दिया गया है, जो बहुत ही सटीक है। वो वेव पूल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। कैसे काम करता है वो? दिमाग के डोपामीन सिस्टम को एक वेव पूल की तरह सोचिए। जब हम मेहनत करके कोई लक्ष्य पाते हैं तो पूल में लहरें उठती हैं, एक हेल्दी पीक आता है और फिर पानी धीरे धीरे शांत हो जाता है। पूल में पानी का एक बेसिक लेवल हमेशा बना रहता है, जिसे हम डोपामीन बेसलाइन कहते हैं। मतलब एक स्टेबल लेवल हमेशा रहता है जो हमें नॉर्मल फील कराता है। हाँ,
लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इस पूल में आर्टिफिशियल तरीके से सुनामी ले आते हैं। सुनामी कैसे? जब लोग बहुत ज़्यादा एड्रेनॉल जैसी दवाइयाँ या एक्सट्रीम प्री वर्कआउट ड्रिंक्स या एक्सट्रीम पोर्नोग्राफी जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इनसे डोपामिन का एक अचानक और गैर कुदरती पीक आता है। ये लहरें इतनी बड़ी होती हैं कि पूल का पानी बाहर गिर जाता है। ओह, मतलब डोपामिन वेस्ट हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल। और उस हाई पीक के तुरंत बाद एक लंबा ट्रॉफ यानी भारी गिरावट आती है। पानी उस बेसलाइन से भी नीचे चला जाता है जो नॉर्मल था। तो जब पानी बेसलाइन से नीचे जाता है तब कैसा महसूस होता है? उस गिरावट का जो अनुभव होता है वो सीधा इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालता है। जब डोपामिन अपने बेसलाइन से नीचे गिर जाता है तो दिमाग किसी भी आम चीज में दिलचस्पी ही नहीं ले पाता। मतलब छोटी छोटी खुशियां खत्म हो जाती हैं। हाँ, खाना बेस्वाद लगने लगता है, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता और एक गहरी थकान या बर्नआउट महसूस होता है। फिर इंसान उस थकान से बचने के लिए दोबारा उन्हीं एक्सट्रीम चीजों का सहारा लेता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है जहां दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स धीमी गति से सुन पड़ने लगते हैं, नम हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड की तरह साउंड कर रहा है मुझे। जैसे जब हम बिना किसी मेहनत के सस्ते इनाम, चीप थ्रिल्स या एक्सट्रीम स्टिमुलेंट्स लेते हैं तो हम अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। हम एसेंशियली दिमाग से खुशी कर्ज ले रहे हैं। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है ना? और जो बाद में थकान, खालीपन और उदासी आती है वो उस क्रेडिट कार्ड का कर्जा है जो दिमाग हमारी आम जिंदगी की खुशियों को खत्म करके पूरे ब्याज के साथ वसूलता है। एकदम सही। और उस क्रेडिट कार्ड के कर्जे को चुकाने का आमतौर पर एक ही कारगर तरीका होता है और वो है एब्स्टिनेंस यानी परहेज। सोर्स बताता है कि किसी भी ऐसी एक्सट्रीम आदत से बाहर आने के लिए 30 से 60 दिन का वक्त लगता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 30-60 दिन इतने मुश्किल क्यों होते हैं? हम देखते हैं लोग 2 दिन में ही हार मान लेते हैं। क्योंकि पहले कुछ हफ्ते असल में फिजिकली और मेंटली बहुत दर्दनाक होते हैं। दिमाग चीख रहा होता है उस सस्ते हिट के लिए, क्योंकि पूल खाली है ना। हाँ, दिमाग को आदत पड़ चुकी है उस सुनामी की। राइट। लेकिन यही वो वक्त है जब दिमाग के डोपामिन रिसेप्टर्स धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहे होते हैं, दोबारा सेंसिटिव बन रहे होते हैं। 30 से 60 दिन का वक्त लगता है उस पूल को वापस भरने और अपने नेचुरली हेल्दी बेसलाइन तक आने में। उस बीच थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा। को अगर डोपामिन का ये एक्सट्रीम क्रैश इतना खतरनाक है और आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स हमें बैंकरप्ट कर सकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम अपने दिन को नेचुरली कैसे फ्यूल करें, बिना किसी क्रेडिट कार्ड के एनर्जी कैसे बनाए रखें। इसके लिए सोर्स मटेरियल में बहुत सटीक डेली प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं, जिनकी शुरुआत नींद खुलते ही होती है। क्या है वो प्रोटोकॉल्स? इन प्रोटोकॉल्स में सबसे पहला और सबसे अहम है सुबह की धूप यानी मॉर्निंग सनलाइट। सोर्स जोर देता है कि सुबह उठते ही आंखों में धूप लेना चाहिए, आसमान में बादल ही क्यों ना हो, एक हेल्दी दिन की बुनियाद है। अच्छा, बादल हो तब भी असर होता है? बिल्कुल। जब नेचुरल लाइट हमारी आंखों के रेटिना पर पड़ती है तो वो सीधा दिमाग के मास्टर क्लॉक को सिग्नल भेजती है। इससे कॉर्टिसोल का एक हेल्दी पीक आता है। कॉर्टिसोल का जिक्र आते ही मुझे थोड़ी उलझन होती है, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना है कि कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो दिमाग और शरीर दोनों के लिए बुरा होता है। तो हम धूप लेके अपना कॉर्टिसोल क्यों बढ़ाना चाहेंगे? कॉर्टिसोल को हमेशा विलेन मानना एक बड़ी गलतफहमी है। कॉर्टिसोल असल में एक वेकअप और एक्शन सिग्नल है। सुबह के वक्त इसका पीक आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको दिन भर अलर्ट और एनर्जेटिक रखता है। ओह, तो सुबह के लिए ये अच्छा स्ट्रेस है। हाँ, और इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि जिस वक्त आप सुबह की धूप लेते हैं, दिमाग की क्लॉक सेट हो जाती है कि ठीक 14 से 16 घंटे बाद उसे मेलाटोनिन यानी नींद का हार्मोन रिलीज करना है। तो सुबह की लाइट सीधा आपकी रात की नींद को बेहतर बनाती है। क्या बात है, मतलब सुबह की धूप से रात की नींद ठीक हो रही है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि नींद पूरी नहीं हुई किसी वजह से, या दोपहर आते आते बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई, तब लोग अक्सर कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स की तरफ भागते हैं ना। ऐसे में नेचुरली एनर्जी वापस पाने का क्या तरीका है? वहां काम आता है NSDR यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट। इसे योगा निद्रा भी कहा जाता है। ये 10 से 20 मिनट का एक गाइडेड आराम का तरीका है जहां हम जागते हुए भी नींद जैसी गहरी अवस्था में चले जाते हैं। तो इसमें सो नहीं रहे होते, बस आराम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, और विज्ञान के हिसाब से ये बहुत असरदार है। एक स्टडी दिखाती है कि सिर्फ एक छोटा सा NSDR सेशन दिमाग के बेसल गैंग्लिया में डोपामीन को 65% तक वापस भर देता है, बिना सोए। बेसल गैंग्लिया, ये दिमाग का कौन सा हिस्सा है? बसंत गैंग्लिया दिमाग का वो सेंटर है जो हमारे एक्शन, हैबिट्स और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। तो जब हम दोपहर में एग्जॉस्ट महसूस करते हैं
तो एनएसडीआर इस कंट्रोल सेंटर में नई जान फूंक देता है, जिससे आगे के दिन के लिए नया फोकस मिलता है। बिना सोए 65% डोपामीन वापस। ये तो सच में कमाल की बात है। पर अगर हमारी बायोलॉजी सच में इतनी सिंपल है कि सुबह लाइट ले लो और दोपहर में रेस्ट कर लो, तो हमारी हैबिट्स इतनी आसानी से बदलती क्यों नहीं है? मतलब? जैसे हम अपने शीशे पर आदत बदलने के लिए जो स्टिकी नोट्स लगाते हैं, वो एक दिन बाद ही असर क्यों खो देते हैं? हम उन्हें देखना ही बंद कर देते हैं कुछ दिनों में। हाँ, इसका एक बिल्कुल बायोलॉजिकल कारण है। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत इकोनॉमिकल है। वो फिजूल में एनर्जी खर्च नहीं करता। उसका पूरा ध्यान सिर्फ नई और अलग यानी नॉवल स्टिमुलाई पर होता है। नई चीजों पर। एग्जैक्टली। एक दिन बाद वो स्टिकी नोट आपके आसपास के एनवायरनमेंट का एक आम हिस्सा बन जाता है और दिमाग उसे ब्लॉक कर देता है, उसे इग्नोर करना शुरू कर देता है ताकि नए खतरों या चीजों पर ध्यान दिया जा सके। इसलिए सिर्फ नोट्स लगाना काफी नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? एक बेहतर दिन डिजाइन करने के लिए हमें अपने दिमाग की एनर्जी स्टेट्स को स्मूथली शिफ्ट करना सीखना होगा। इसे ट्रांजिशन स्टेट्स कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट्स, इसे थोड़ा और गहराई से समझना होगा मुझे। ये शिफ्ट कैसे काम करता है? देखिए, जिंदगी में हमेशा फुल टिल्ट यानी फॉरवर्ड सेंटर ऑफ मास में रहना, जहां आपका दिमाग लगातार 100% स्पीड पर भाग रहा है, आखिर में बर्नआउट लाता है। सफलता इस बात में नहीं है कि आप कितनी देर तक टॉप गियर में चल सकते हैं। तो सफलता किस बात में है? सफलता इसमें छुपी है कि आप उस फुल फोकस अवस्था से फ्लैट फुटेड यानी शांत और आराम की अवस्था में कितनी जल्दी और आसानी से वापस आते हैं। लगातार टॉप गियर में इंजन चलाने से इंजन सीज हो जाता है। एनएसडीआर जैसी चीजें आपको यही डाउनशिफ्ट करना सिखाती हैं। आप फोकस और रेस्ट के बीच एक सांस लेने का रिदम बनाते हैं। राइट। तो हमने बायोलॉजिकल लेवल्स को बहुत अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर लिया, न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में जान लिया, धूप ले ली, एनएसडीआर कर लिया, डोपामीन बैलेंस कर लिया। लेकिन मुझे लगता है इस पूरी चर्चा का सबसे खास और गहरा हिस्सा इन सब बायोलॉजिकल हैक्स के बाहर बसता है। बिल्कुल। जिंदगी का सबसे अहम प्रोटोकॉल सेल बायोलॉजी का नहीं, बल्कि सोशल बायोलॉजी का है, और वो है इंसानी रिश्ते। ये सबसे अहम मुद्दा है पूरे सोर्स मटेरियल का। आज के मॉडर्न दौर में आइसोलेशन क्राइसिस एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो सीधे हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रही है। हम चाहे कितना भी खुद को ऑप्टिमाइज कर लें, एक इंसान अकेलेपन में सेफ महसूस नहीं कर सकता। क्योंकि हम सोसाइटी में रहने के आदी है ना। हाँ, हमारा दिमाग डीप सोशल कनेक्शन के लिए हार्डवायर्ड है। अगर हम एक ट्राइब या ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो दिमाग हमेशा एक छुपे हुए स्ट्रेस में रहता है। इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए सोर्स में एक बहुत छोटा और आसान सा प्रोटोकॉल बताया गया था, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सिर्फ अपने किसी दोस्त को रोज सुबह एक मैसेज करना कि गुड मॉर्निंग। सुनने में तो लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा एक छोटे से टेक्स्ट से, लेकिन इसका न्यूरोबायोलॉजी पर बहुत असर होता है। जब हम किसी को सुबह टेक्स्ट करते हैं और उधर से जवाब आता है, तो ये छोटी सी बातचीत दिमाग के अलार्म बेल्स को शांत कर देती है। ये दिमाग को ये एहसास दिलाती है कि हम एक समाज का, एक ग्रुप का हिस्सा हैं। हम अकेले नहीं हैं। एग्जैक्टली। ये सेफ्टी का सिग्नल नर्वस सिस्टम को एक ऐसी शांति देता है जो किसी और सप्लीमेंट या पिल से नहीं मिल सकती। सच में। और रिश्तों की इस ताकत को समझने के लिए सोर्स में ह्यूबरमैन की जिंदगी की एक बहुत ही इमोशनल कहानी बताई गई है, जिम थीबोर्ड की कहानी। जब ह्यूबरमैन सिर्फ 14 साल के थे, उस ट्रीटमेंट सेंटर से बाहर आकर बिल्कुल अकेले और डरे हुए थे, तब जिम ने उन्हें अपने पास बैठाकर एक कॉफी पिलाई थी और एक पोएट्री की किताब दी थी। उन्होंने उस भटके हुए लड़के को जज नहीं किया। बिल्कुल नहीं, बस उसके साथ वक्त बिताया। और सालों बाद जब ह्यूबरमैन एक बहुत बुरे और दर्दनाक दौर से गुजर रहे थे, तब उनके दोस्त जैसे लेक्स फ्रीडमैन और जिम आकर उनके पास बस बैठ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मौजूद थे। उस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि एक एलीट न्यूरोसाइंटिस्ट जिसके पास हर मेंटल और फिजिकल टूल मौजूद है, उसे भी बुरे वक्त में उस ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। उनके दोस्तों ने वहां आकर उन्हें कोई एडवाइस नहीं दी, कोई रूट कॉज एनालिसिस नहीं किया कि तुम्हें धूप लेनी चाहिए या डोपामीन ठीक करो। हाँ, वो बहुत एनोइंग होता उस वक्त। बिल्कुल। वो बस उनके दुख में उनके साथ बैठ गए। जिसे ह्यूबरमैन ने कहा है, किसी के साथ उसकी कीचड़ यानी मड में बैठना, बिना किसी सोल्यूशन के, बिना किसी कंडीशन के उनके लिए वहां मौजूद रहना। डोपामीन को ठीक करना, स्लीप साइकिल सुधारना, डाइट परफेक्ट रखना, लेकिन सच्चे दोस्त ना बनाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने एक बेहद शानदार और तेज स्पोर्ट्स कार तो बना ली, उसका हर एक पुर्जा टॉप क्लास का है, लेकिन उसे एक अंधेरे गैरेज में बंद करके अकेला छोड़ दिया। सही बात है।
उस कार का क्या फायदा अगर उसे कोई रास्ता और सफर का कोई साथी ही ना मिले? ये सारी विज्ञान की बातें आखिर में वहीं आके रुकती हैं। अगर हम इस डीप एक्सप्लोरेशन का निचोड़ निकालें तो बात ऐसी है कि दिमाग किसी भी उम्र में नई आदतें और नए फिजिकल पाथवेज बना सकता है। बस शर्त यह है कि आप सही न्यूरोकेमिकल एनवायरनमेंट बनाएं। राइट। सस्ते और बिना मेहनत वाले आर्टिफिशियल डोपामीन से दूर रहें, क्योंकि वो आपकी आम खुशियों को खाली कर देता है। मॉर्निंग सनलाइट और NSDR जैसे टूल्स का रोजाना इस्तेमाल करें ताकि फोकस और आराम दोनों बैलेंस रहें। लेकिन सबसे जरूरी बात, इंसान होने के नाते दोस्तों के साथ वक्त बिताएं, बिना किसी मकसद के, अनस्ट्रक्चर्ड टाइम। इस पूरी चर्चा को हम एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा खुद को परफेक्ट बनाने में, खुद को बेहतर और मजबूत दिखाने में निकल जाता है। बेहतर नींद, बेहतर डाइट, बेहतर फोकस। हाँ, लोग ऑप्टिमाइजेशन के पीछे भागते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी बायोलॉजी का सबसे बड़ा हैक कोई महंगा सप्लीमेंट या कोई नया मॉर्निंग रूटीन हो ही ना? क्या हो अगर सबसे बड़ा हैक किसी दूसरे इंसान के सामने अपनी कमजोरी दिखाना और उसके साथ उस कीचड़ में खामोशी से बैठने की हिम्मत जुटाना हो? शायद असली कामयाबी खुद को अकेला और मुकम्मल बनाने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ अपनी इम्परफेक्शन को अपनाने में है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।